मैं स्वामी भक्ति प्रकाश अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ से हूँ, करपात्री फाउंडेशन से। हमारे गुरुदेव परम पूज्य ब्रह्मानंद सरस्वती जो दंडी स्वामी हैं, उनके निगरानी में, उनके मार्गदर्शन में बहुत सारे वेदों की चिकित्सा विद्या के ऊपर, क्योंकि वेदों के ऊपर ही हमारा करपात्री फाउंडेशन वेदों के ऊपर कार्य करता है और बिल्कुल वैदिक विद्या के प्रसार में ही हमारी संस्था अग्रसर है। मैं आश्रमवासी हूँ। आश्रम से जब हमारे जैसे लोगों को बाहर निकाला जाता है तो दो काम देते हैं। कोई भगवा वाला अगर आश्रम से बाहर आया है, योगी जी, अगर कोई भगवा वाला आश्रम से बाहर आता है तो दो काम करता है, या तो लेने का काम करेगा या देने का काम करेगा। अगर लेने के काम पे उतर आया भगवा वाला तो समोसे की चटनी में कृपा अटका देगा, लेकिन अगर देने आया तो सर्वस्व दे देगा, क्योंकि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हम लोगों के पास कुछ नहीं है, जो पाया हूँ आपसे पाया हूँ। ये शरीर भी आपसे मिला, ये ज्ञान भी आपसे मिला। मैं कैम्ब्रिज से पढ़ के नहीं आया हूँ, मैं ऑक्सफोर्ड से पढ़ के नहीं आया हूँ, मैं अनपढ़ आदमी हूँ। गुरुजनों के संसर्ग में रह करके जो पाया हूँ उसको एज इट इज बांटने का प्रयास करता हूँ। समाज का जितना मैक्सिमम भला हो सके हम उसके निमित्त बन सकें, क्योंकि हमारे गुरुजी कहते हैं कि व्हेन यू सपोर्ट सेल्फलेसली यूनिवर्स सपोर्ट एंडलेसली। इसी मंत्र के साथ मैं काम करता हूँ। 60 साल के लगभग मेरी आयु है। 16 से 18 घंटे मैं काम करता हूँ, 3 घंटे सोता हूँ, 3 से 4 घंटे, ये मेरी दिनचर्या है, ये जिंदगी का चर्या है ये। इसके बाद अपनी साधना, पढ़ना, चूँकि मैं अभी भी विद्यार्थी हूँ, मैं विद्यार्थी ही मरना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी उत्सुकता इतनी होती है किसी चीज़ को सीखने के लिए, मैं अपना समर्पण झोंक देता हूँ उसको सीखने के लिए। और जब तक मेरे अंदर मेरा मन, मेरा आत्मा नहीं कह दिया परफेक्शन की परफेक्ट हो गया, तब तक मैं किसी से चर्चा भी नहीं करता हूँ। क्योंकि परफेक्शन कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, तो मैं उसको बार बार सीखने के बाद प्रैक्टिस करता हूँ और उसके बाद जब परफेक्शन आ जाता है हमारे अंदर तब बांटना शुरू करता हूँ। अब बांटने के लिए आज के ज़माने में ये तंत्र की ज़रूरत पड़ती है, संघे शक्ति कलियुग एक संगठन की ज़रूरत पड़ती है। बाबाओं के पास संगठन नहीं है। अगर ये भगवा वालों का संगठन बना दूंगा तो वहाँ पे प्रवचन हो सकता है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी पे बात कम होगी। बहुत ज्ञान है हमारे आश्रमों में। ये भारत ज्ञान की धरती है, हमारे कण कण में ज्ञान है। हम विश्व गुरु के वंशज हैं, कण कण में ज्ञान है। हमारे वेदों में, वेद का मतलब ही होता है ज्ञान। अभी भादरा में मैं था परसों महाशिवरात्रि के अवसर पे, तो वहाँ अग्नि पुराण की कथा हो रही थी और विश्वास नहीं करेंगे कि अग्नि पुराण में आयुर्वेदा के ऊपर इतना विस्तार दिया गया है परिहार सर, कि मुझे भी पहली बार, मैं भी पहली बार सुना, क्योंकि सारे वेद मैं भी नहीं पढ़ा हूँ। सच्चाई यही है, सच्चाई बिल्कुल मैं आईना हूँ, जैसे आप हैं वैसे दिख जाएंगे और आपके आईने में मैं दिख जाऊँगा। मेरे पास जो नहीं है मैं शालीनता से स्वीकार करता हूँ कि ये मैं नहीं जानता हूँ। जो जानता हूँ उसको, जिसको मैंने बिल्कुल धार दे दिया है, उसी के ऊपर मैं बातें करता हूँ। गुरुओं की कृपा है, तो आप लोगों का पुनः धन्यवाद। तो आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। आपका जो चाय का ब्रेक होगा उसके पहले मैं चाहता हूँ कि शाश्वत चिकित्सा से परिचय करवा दूँ आपको। चाय के बाद वाले से अगर चाय में विलम्ब है तो शाश्वत चिकित्सा का परिचय, और इसमें जो पोजीशनिंग होती है कि कैसे पोजीशन बनाते हैं हम ट्रीटमेंट करने के लिए, हम ये अभी के सेशन में सिखा देंगे। कई चीज़ें, ये जो सेमिनार है इसकी कई विशेषताएं हैं। पहली विशेषता तो ये है कि इसमें लगभग मुझे लगता है कि 90% डॉक्टर्स हैं, किसी न किसी थेरेपी से जुड़े हुए लोग हैं। 90%, 10% ही ऐसे होंगे जो अदर सेक्टर से हैं। ये प्लस है। एक प्लस तो ये है, कितने लोग प्रैक्टिस से जुड़े हुए हैं, एनी टाइप ऑफ प्रैक्टिस, हाथ उठा दें एक बार। यस, लगभग 70%। तो ये सबसे प्लस है कि आप चिकित्सा को जानते हैं। एनाटॉमी फिजियोलॉजी कम पढ़ाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैं, जैसे अभी परिहार सर ने कहा कि जो अपनी पुरानी विद्या है उसको नए जमाने के कसौटी पे कस करके जब हम लाएंगे
तो कहते हैं ना कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। पिछले 30 साल से मैं झुका ही रहा हूँ। पिछले 30 सालों से न्यूरोथेरेपी से मेरा परिचय हुआ। पहली बार मैं जानता था न्यूरोथेरेपी को, लेकिन मेरा जो पहला परिचय हुआ ऑन स्पॉट, हनुमानगढ़ में हमारे गुरु आश्रम का, गुरु जी का यज्ञ चल रहा था। यज्ञ में जो माता, जो यज्ञ के जो आयोजक थे, यज्ञ के जो हमारे यजमान थे, उनकी माता जी, लगभग 65 साल की माता जी, अचानक वो गेहूं धो रही थी। दिसंबर की बात है, दिसंबर में सर्दी होती है। गेहूं धोते धोते अचानक उनके पीठ में दर्द हुआ, जिसको चिनका का दर्द कहते हैं। अचानक से दर्द हो जाता है, सडन। तो अचानक उनके पीठ में दर्द हुआ, बहुत बेचैन हो गई। हनुमानगढ़ में डॉक्टर के पास ले जाया गया, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। फिर जोधपुर ले जाया गया, वो जवाब दे दिया। वहाँ से रेफर कर दिया जयपुर में, कौन सा हॉस्पिटल है, फोर्टिस में। फोर्टिस में वो भर्ती थी। ऑपरेशन की सारी तैयारी होने लगी, टाइम मिल गया कि इतने बजे ऑपरेशन होना है। उसी बीच में गुरुजी फ़ोन किए। मैं पुणे में शिविर ले रहा था राजेश चौहान जी के साथ। मैंने बताया राजेश चौहान हमारे मेंटर हैं। मेंटर गुरु ही होता है। क्योंकि ये ऑनलाइन क्लासेज और ऑफलाइन क्लासेज जो मैं करता था, वो मैं नहीं करता था। मैं नहीं जानता, नई टेक्नोलॉजी से मैं बहुत ज़्यादा जानकार नहीं हूँ। हाँ, मोबाइल लैपटॉप चलाता हूँ, काफ़ी सालों से चलाता हूँ। जिस समय लैपटॉप भारत में आया था, उस समय डेल का लैपटॉप बाबा जी के पास हुआ करता था। पर मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ। आजकल AI का ज़माना आ गया है, मैं अपडेट होता हूँ। पर AI यूज टूल करता हूँ, मोबाइल में, लैपटॉप में भी कर लेता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। तो राजेश चौहान से मिलने के बाद मैं, गुरु आश्रम मेरा लोनावाला में है, मैं लोनावाला में था। उनका ऐसे फेसबुक पे ऐड आया नाड़ी का। तो ये चूँकि मेरे रिलेटेड सब्जेक्ट था और मेरे पास टाइम था, तो मैं चला गया। जाने के बाद जैसा राजेश चौहान ने बताया वैसे वैसे हुई। मैं जाने के साथ पहला काम यही किया, मैं ऐसे भगवा में ही जाकर के, वो तखत पे बैठे थे, मैं नीचे बैठ गया। मैंने कहा कि मैं भगवाधारी हूँ, बाबा जी हूँ, लेकिन मैं यहाँ विद्यार्थी बन के आया हूँ और मेरे साथ वही ट्रीटमेंट किया जाए जो आप अपने विद्यार्थियों से करते हैं। यहाँ पे आप किसी आयु वर्ग से हैं, मेरे लिए बच्चे हैं, मैं विद्यार्थी को पढ़ा रहा हूँ। आप चाहे वो 60 साल के हैं, 65 साल के हैं या 20 साल के हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा चश्मा एक ही जैसा दिख रहा है, सब एक ही जैसा। जहाँ पे गलतियाँ होगी डांट भी दूंगा, जहाँ प्यार करने की ज़रूरत पड़ेगी प्यार भी करूँगा। मैं ऐसे ही सिखाता हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। भगवा ले लेने के बाद में एक गार्जियनशिप हो जाती है हमारे ऊपर। क्या है, आई एम गार्जियन। समाज के गार्जियनशिप के लिए मेरी ड्यूटी है। मैं बगैर अघोषित, कहते हैं ना अघोषित प्रधानमंत्री, मैं अघोषित गार्जियन हूँ। कोई लिख के देने की ज़रूरत नहीं है। मैं उसी रूप में डांटूंगा, वही रूप में दुलारूंगा। हाँ, एक कोशिश मेरी होगी कि जो मेरे अंदर है मैं अपना 100% दे दूँ। 100%। मैं खाली हो जाना चाहता हूँ। इतना भर गया हूँ, गुरुओं ने इतना भर दिया है कि मैं चाहता हूँ खाली हो जाऊँ, खाली हो जाऊँ। लेकिन खाली होता नहीं, और आ जाता है। अभी पिछले सेशन में मैंने कहा खाली हो जाऊँ, खाली हो जाऊँ। इस सेशन में क्या आ गया, वाटर हीलिंग। वाटर हीलिंग यूनिक टेक्निक दूंगा मैं। बीच बीच में मैं 2-2 घंटे क्लास दूंगा। मेरे साथ राजेश चौहान ऑरिकुलर के स्पेशलिस्ट आए हुए हैं। मैं चाहूँगा कि उनके भी सेशन में ऑरिकुलर थेरेपी के बारे में भी आप लोगों को कुछ जानकारी दूं। यानी इतने बोनस दे दूं कि आपको लगे कि जो मैंने अपना समय इन्वेस्ट किया, जो भी इन्वेस्ट किया, वो कम था। मैं इतना देना चाहता हूँ, मेरे अंदर देने की इच्छा है। आप मांगेंगे नहीं, बिना मांगे, बिन मांगे मोती मिले, बिन मांगे मोती मिले। तो चूँकि बाबा जी गुरु पद पे बैठा है तो कुछ ना कुछ यूनिक होगा। अभी के सेशन में, अभी चाय से पहले मैं शाश्वत चिकित्सा से आपका परिचय करा दूंगा। जो हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट हैं वो जानते हैं, जो नए हैं वो नहीं जानेंगे शाश्वत चिकित्सा आया कहाँ से। और जितने न्यूरोथेरेपिस्ट बैठे हैं उनको मैं थोड़ा सा ये ब्रीफ करूंगा पूरे सेशन में, 3 दिन के बीच में कभी भी, कि न्यूरोथेरेपी और शाश्वत चिकित्सा दोनों सिमिलर कैसे है और दोनों से हम लाभ कैसे ले सकते हैं, हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। खास करके परिहार सर आज स्पेशली हमारे गेस्ट बनने के लिए तैयार हुए हैं, तो 2 कारण था। मैं पिछले सेशन में जब आया था आपके सिल्वर जुबली में, तो हालांकि मुझे समय थोड़ा सा कम मिला। मैं ये साबित करना चाहता था कि अगर अलग अलग मंच से ऐसी अजूबी चीज़, अजूबी विद्या लेकर के हम लोग बैठे हैं, इतना घातक हथियार लेके बैठे हैं रोगों का, लेकिन हम लोग अकेले हैं। अकेला बाबा जी भी चाहेगा ना तो सब कुछ कर लेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। न्यूरोथेरेपी एसोसिएशन का 25 साल हो गया है। लाजपत राय मेहरा ने जो सपना देखा था, आप लोग बहुत ही सधे कदमों से, धीरे धीरे ही सही, लेकिन उसकी ओर बढ़ रहे हैं। ये देख करके मेरा भी मनोबल बढ़ा, क्योंकि मैं भी 60 साल रिटायरमेंट का एज होता है, सरकारें भी रिटायर कर दिया करती है, और मैं इस समय पारी शुरू किया हूँ।
तो बड़ी लकीर खींचने आया हूँ। सबके साथ की ज़रूरत है, एक दूसरे पे विश्वास की ज़रूरत है, और इसी कारण से आज जैसे राजेश सर टीम बनी तो टीम बन गई। अभी कायरोथेरेपी वाले आ रहे हैं पानीपत से, हमारे एक दोस्त परिहार सर से मुलाकात हो गई, अनिल जोगी मुलाकात हो गए। तो ऐसे लोगों की टीम जब एक बार हम वर्क करेंगे ना तो बड़ा कुछ होने वाला है। बाकी शाश्वत चिकित्सा को कैसे प्रूव करना है ये बाबा जी को बिठा दीजिएगा कि बाबा जी प्रूव करो। अभी जब मुझे डॉक्टरेट मिली इसके लिए, शाश्वत चिकित्सा के लिए मुझे डॉक्टरेट मिली है, मैं पहले ही कह दिया कि मैं किसी कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड से तो आया नहीं हूँ, अनपढ़ आदमी हूँ, फिर भी डॉक्टरेट मिलना एक सम्मानजनक समाज में बात होती है। वो मुझे नहीं मिला, वो सनातन का सम्मान था, शाश्वत चिकित्सा का सम्मान था, अथर्ववेद का सम्मान था, ऋषि अंगीरा का सम्मान था। मैं तो मुझे वो निमित्त चुना। कहते हैं ना कि जब तक बिका न था तो कोई पूछता ना था, वो निमित्त बन गया। जैसी भाषा में कहावत कहते हैं अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, वैसा ही गधा मैं हूँ। मुझे कुछ आता जाता नहीं है, आप लोग आए हैं, सम्मान दे रहे हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य है। तो एक बार हमारे अतिथियों के लिए जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार। और युवाओं की एनर्जी जब साथ हो जाती है, हमारे राजीव भाई कहते थे, ऑल्सो वी आर फॉलोअर्स ऑफ राजीव दीक्षित। राजीव भाई कहते थे कि बुजुर्गों का दिमाग, एक्सपीरियंसेस और युवाओं की एनर्जी अगर साथ हो जाए तो भारत में परिवर्तन हो जाएगा। तो राजीव दीक्षित जी के लिए एक बार तालियां बजाइए। यस, धन्यवाद, धन्यवाद। वो ऐसा सपूत थे राजीव दीक्षित जो भारत में परिवर्तन का सपना लिए हुए काफ़ी कुछ करके चिकित्सा के ऊपर जितना उन्होंने काम किया है, स्वाधीनता आंदोलन के ऊपर, स्वदेशी के ऊपर काम किया है। हम लोग तो उनके कण मात्र हैं, कण मात्र हैं, कुछ नहीं कर रहे, खाली दिखावा कर रहे, प्राउड से उनका नाम यूज़ कर रहे हैं कि वी आर फॉलोअर्स ऑफ राजीव दीक्षित। ये कह करके हम उनका सम्मान नहीं बढ़ा रहे हैं, उनका नाम लेके मैं अपना सम्मान बढ़ा रहा हूँ। धन्यवाद। तो आइए हम आप सेशन की शुरुआत करते हैं। एक पौराणिक सनातन चिकित्सा विद्या है, एंशिएंट हीलिंग टेक्निक ऑफ सनातन। ये हमारे अथर्ववेद में वर्णित है। अथर्ववेद में ऋषि अंगीरा ने 4 तरह की चिकित्सा विद्या का वर्णन किया है। इस संसार में जितनी भी चिकित्सा विद्या है, जितने नॉन थेरेपीज हैं, नोन और अननोन, ऑल 4 वर्ग में बांटा हुआ है। जैसे दिशाओं को चार दिशा में 4 वर्ग में बांटते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, मोटा मोटी इतना, वैसे दिशाएं 10 है। आदमी को भी 4 वर्ग में बांटते हैं ना, सब कुछ को 4 में बांटते हैं। तो 4 तरह की चिकित्सा विद्या अथर्ववेद में वर्णन है, जिसमें पहला है अथर्विनी, आंगिरसी, दैवीय और मनुष्यजा। मनुष्यजा यानी मनुष्यों के द्वारा उत्पन्न किया गया, बनाया गया। पहली है अथर्विनी, जो मानसिक शक्तियों के द्वारा जो हम इलाज करते हैं, जैसे आज के मॉडर्न जमाने में हिप्नोसिस, साइकाटिस्ट कैसे इलाज करता है, मानसिक शक्तियों का प्रयोग करता है, यह अथर्विनी विद्या के अंतर्गत आता है। दूसरी आती है आंगिरसी। आंगिरसी विद्या में हम मर्म थेरेपी, न्यूरोथेरेपी, हस्त चिकित्सा, जितने तरह की चिकित्सा जो हम छू के करते हैं, टच, स्पर्श विद्या, टच थेरेपी, ये आता है हमारा आंगिरस विद्या में। तीसरी विद्या है दैवीय, जो हम मंत्रों के द्वारा चिकित्सा करते हैं। पहले के ज़माने में गांव में एक ऐसा भी व्यक्ति हुआ करता था, अनपढ़ सा, सिर में दर्द होता था तो उसके पास जाता था तो बोला शाम को आना या सुबह में आना, और सुबह में ऐसे ऐसे करके ऐसे करता था, फूंक मारता था, सिर दर्द ठीक हो जाता था। ऐसा कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, जो हमारे उम्र वर्ग में उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा। गाँव में किसी के कमर में दर्द हो जाए, अचानक से चिनका का दर्द हो जाए, तो वैसे बच्चे को खोजते थे कि 1 लात लगाए तो ठीक हो जाएगा। ऐसा कितने लोगों ने सुना है। जो उल्टा पैदा हुआ बच्चा, उसको ढूंढते थे, आज भी ढूंढते हैं। हमारे कण कण में ज्ञान बिखरा हुआ है, कण कण में। तो दैवीय चिकित्सा के अंतर्गत मंत्रों के द्वारा जो हम चिकित्सा करते हैं, और मनुष्यजा में जो मनुष्यों के द्वारा, जैसे मनुष्यों के द्वारा दवाइयाँ बनाई गई, पत्तों के विषय में पढ़ा गया, समझा गया, उसके प्रयोग किए गए, उसके ऊपर रिसर्च किए गए, और उसका प्रयोग कर करके उसका ये किया गया, उसकी काढ़ा बन गया, दवाइयाँ बन गई, कैप्सूल बन गए, इंजेक्शन बन गए, जो भी बन गया, ये मनुष्यजा। तो इस 4 प्रकार के वर्ग में दुनिया की सारी थेरेपी आ जाती है, चाहे वो मॉडर्न मेडिकल साइंस हो या एंशिएंट मेडिकल साइंस हो। वो मनुष्यजा जो मनुष्यों ने बनाया, राइट। तो हम जिस चिकित्सा के ऊपर बात कर रहे हैं, जब से सृष्टि हुई है, ये दुख का संसार बोला गया है, और देह को दुखों का, रोगों का घर बोला गया है। जैसी सृष्टि होती है वैसी ही ये समष्टि होती है। जैसी सृष्टि होती है
जैसा ब्रह्मांड होता है वैसा ही पिंड होता है। तो ब्रह्मांड, इसको दुखों का सागर कहा गया है, भव सागर। भव माने क्या? भव, भव माने आगे 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 आगे, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, आगे, बिगिन 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 बिगिन, शुरुआत होना। भव माने शुरुआत, बिगिन। तो ये भव सागर है। अभी का पल मेरी मुंह से वाणी निकली, आपके कान तक टकराई, वो पास्ट हो गई, पास्ट हो गई। अगला क्या आएगा पता नहीं, वो जो नहीं पता है वही भव है, बिगिन। तो शाश्वत चिकित्सा जो है ये आंगिरस विद्या के अंतर्गत है, जिसमें मोस्टली दो तरह की चिकित्सा का वर्णन उन्होंने किया है, मर्म चिकित्सा और हस्त चिकित्सा। मर्म चिकित्सा में हमारे शरीर के 107 प्राण बिंदुओं के ऊपर जब हम स्टिमुलेट करते हैं, आघात करते हैं, प्रेशर देते हैं, तो हमारे शरीर के रस रसायनों से हमारा इलाज होता है। लेकिन अगर अनाड़ी हाथों से मर्म चिकित्सा की जाए तो चूंकि वो प्राण बिंदु बोला गया है, 107 प्राण बिंदु बोला गया है, उसके ऊपर गलत हाथों से आघात कर दिया जाए तो प्राण का संकट हो सकता है, हमें हानि होने की संभावना हो सकती है। पूरे संसार में जितनी भी आबादी रही होगी तो चिकित्सकों की संख्या हमेशा से कम रही है, जब से सृष्टि हुई तब से। आज भी है, आज भी चिकित्सकों की संख्या कम है ही नहीं। कितना 140 करोड़ की आबादी में कितने चिकित्सक होंगे? बहुत कम है। तो उस समय भी कम था, तो मर्म चिकित्सा जानने वाले लोग बिरले थे। तो ऋषि अंगीरा ने एक ऐसी सुखद, एक ऐसी सुरक्षित विद्या का वर्णन किया जिसके द्वारा जान की कोई खतरा नहीं, हानि होने की कोई संभावना नहीं, जैसे टच कर दो। इसको उन्होंने हस्त चिकित्सा बोला, जो हमारे आश्रमों में आज शाश्वत चिकित्सा के रूप में जीवित है। जब मैं आश्रमों में, चूंकि चिकित्सा के ऊपर मैं इंटरेस्टेड हमेशा से रहा हूं, आश्रमों में इस विद्या के बारे में मुझे पता चला तो मैंने इसमें अपनी उत्सुकता जताने लगा, धीरे धीरे आनंद आने लगा और मैं इसमें डूब गया। इसको मैंने मॉडर्न जो टेक्नोलॉजीज हैं, मॉडर्न जो साइंसेज हैं, हमारे शरीर की जो बनावट है, इसकी जो कार्य प्रणाली है, दैट्स कॉल्ड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, मैंने इससे कंपेयर करना शुरू किया। और आप यकीन नहीं करेंगे कि रिजल्ट ऐसा मिला जैसे चमत्कार होता है। मैं आश्रमों में बैठ करके, जब मैं ऐसे आसन लगा हुआ है, ऐसे भीड़ लगी रहती है हमारे आश्रम में, जहाँ भी मेरा आश्रम है, जहाँ का मैं महंत हूँ, मैं किसी आश्रम का महंत गुरु ने बनाया है। और आप जो भी धर्म सेक्टर को जानते हैं वो जानते हैं कि एक महंत को हाथ हिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर मुझे जल की भी आवश्यकता है तो जल मेरे लिए हाजिर होता है, भोजन की आवश्यकता है, भोजन हाजिर होता है। जो भी चाहिए मुझे एक महंत को, बस महंत साहब तो महंत बैठा है, हर चीज़ हाजिर होता है कदमों पे आके। पैसे की कभी, भगवान की कृपा है मेरे ऊपर, लक्ष्मी मेरे पैरों में बसती है, पैसे की कभी कमी नहीं रही। तो ये आपसे कनेक्ट होने के पीछे पैसा कतई नहीं था। जो पैसे के लिए काम करता है दैट्स कॉल्ड लेबर, जो परफेक्शन के लिए काम करता है वो बिलेनियर। ऑल्सो बाबा इज बिलेनियर, मैं बिलेनियर हूँ। पैसा किसका? इतने सारे लोग खड़े हैं आज यहाँ, चाहे आप खर्च करके आए होंगे, कुछ फीस भर के भी आए होंगे, लेकिन अगर शाश्वत चिकित्सा के नाम से कल अगर कहें कि 100 रुपया भेज देना बेटा, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि कोई ना नहीं करेगा। और 100 रुपया बहुत ताकत होता है। पूरे भारत में इतने सारे लोगों को 2000 4000 अब तक सिखा चुका हूँ। अगर एक बार मैसेज खाली छोड़ दूँ कि मुझे 100 रुपये की आवश्यकता है, तो 2-4-5 लाख रुपया ऐसे इकट्ठा कर दूँ। ये भगवा की ताकत है, लेकिन मुझे वो करना नहीं है। मैं अंधविश्वास फैलाने वालों में से नहीं हूँ, अंधविश्वास से भगाने। हमारे संसार में जितनी भी बातें जिसको हम अंधविश्वास के रूप में लेते हैं, सब हमारे साथ शाश्वत ज्ञान का रूप है, वो अब अंधविश्वास का रूप हो गया है। अभी कोरोना काल में आपने देखा होगा कि लोग कपूर, लौंग, क्या क्या डाल करके कपड़े में बांध के, रुमाल में बांध करके सूंघने लगे थे। हमारे यहाँ जब नवरात्रि होती थी, तो नवरात्रि 9 दिन का त्यौहार, हम अपने बच्चों को काले कपड़े में हींग, कपूर, क्या क्या बांध के गले में बांधा करते थे। कितने लोगों को पता है? हम इसलिए बांधते थे कि उससे जो स्मेल निकलता है यहाँ पे एक लेयर बना लेता है। जिस समय नवरात्रि मनाई जाती है उस समय हमारा इम्यून कमजोर होता है, बैक्टीरिया बहुत आयत में होती है, चूंकि मौसम बदल रहा होता है। इसलिए हमारे पूर्वज कितने ज्ञानी थे कि हमें नाक में बैक्टीरिया ना जाए, उसका प्रकोप ना हो, इसलिए एक लेयर बना देते थे वैसी सुगंधी वाली वस्तुओं का, एंटीबैक्टीरियल वस्तुओं का। लेकिन हमने उसको अंधविश्वास करके काट दिया। कोरोना काल ने सिखाया है समाज को। आज आपके लिए ये टूल इतना कारगर होने वाला है
चाहे न्यूरोथेरेपिस्ट हैं, चाहे शाश्वत चिकित्सा के थेरेपिस्ट हैं, या किसी भी जो बिना मेडिसिन के जो दवा का काम करते हैं, उनके लिए आज एक अवसर भगवान ने दिया है। अवसर कोरोना काल ने दिया है। कोरोना काल ने जब लोगों को घर में बंद कर दिया, उसे समझ में आ गया कि सिर्फ दवाइयों से हम स्वस्थ नहीं रह सकते, हमें कुछ और करना पड़ेगा। इस कुछ और में हम लोग हैं, जो आज आगे बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। और आप उस समय हैं, सौभाग्यशाली लोग हैं कि उस समय इससे इंटरेस्टेड हुए हैं, जिस समय संसार को इसकी ज़रूरत है और संसार ने इसकी महत्ता समझना शुरू कर दिया है। राइट? कितने लोग सहमत हैं इस बात से? मेरे साथ बिल्कुल कनेक्ट हो जाएं। मैं सवाल जवाब करता रहूँगा, इसी बीच में बातें भी करता रहूँगा। और चूँकि अभी के सेशन प्रैक्टिकल का नहीं है, पोजीशनिंग करूँगा, उसके बाद चाय पिलवाऊँगा, उसके बाद फिर खोपड़ी खाऊँगा। चलेगा ना? ताली बजाइए अपने लिए। तो शाश्वत चिकित्सा को ऋषि अंगिरा ने अंगिरस विद्या के अंतर्गत वर्णन किया है, जिसमें मर्म चिकित्सा और हस्त चिकित्सा का वर्णन है। हस्त चिकित्सा ही शाश्वत चिकित्सा है। हमारा शरीर, थोड़ी देर के लिए शरीर को समझें। शाश्वत चिकित्सा के बारे में कोई सवाल? शाश्वत चिकित्सा, व्हाट इज शाश्वत चिकित्सा? क्लियर हो गया? ये अथर्ववेद की विद्या है, ऋषि अंगिरा इसके प्रणेता हैं, बाबा जी उसके सिर्फ मालवाहक हैं, ढोने वाले। मैं उसका ये हूँ। ठीक है, क्लियर है? अथर्वणी विद्या का अंग है। हमारे शरीर के बारे में समझें थोड़ी देर। हमारा शरीर दवाइयों के लिए नहीं बना है। हमारा शरीर दवाइयों के लिए नहीं बना है। जब ईश्वर ने हमें पैदा किया तो 80 बिलियन न्यूरॉन्स देके भेजा है और 60 ट्रिलियन सेल्स देके भेजा है। हमारे शरीर में कितने 80 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं? लगभग, कम ज़्यादा हो सकता है, रिसर्च का विषय है। और 60 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। और इसके अंदर रोगों से लड़ने के लिए, सुरक्षा के लिए एक डॉक्टर देके भेजा है। दैट्स कॉल्ड इम्यून सिस्टम। इम्यूनिटी सिस्टम इज आवर डॉक्टर। उस डॉक्टर को हेल्प करने के लिए शरीर में पूरा मेडिकल स्टोर भगवान ने बना दिया है। दैट्स कॉल्ड हार्मोन्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स। विज्ञान 107 न्यूरोट्रांसमीटर्स खोज चुका है। जैसे हम 7 मर्म चिकित्सा के पॉइंट खोजे हैं, वैसे वो 107 न्यूरोट्रांसमीटर्स की खोज कर लिया है। ये जितने न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जितने हार्मोन्स हैं, ऑल आर मेडिसिन्स। हमें अगर दर्द होता है तो दर्द के लिए हम पेन किलर लेते हैं। पेन किलर का क्या काम है? पेन किलर का काम है कि दर्द का एहसास हमारे ब्रेन से कट कर देना। दर्द की जो अनुभूतियां हमारे ब्रेन को जा रही थी, अब ये जा कैसे रही थी? हमारा शरीर 3 पार्ट में बटा है। अपर पार्ट गर्दन से ऊपर, गर्दन से लेकर कमर तक का मिडल पार्ट, और कमर से लेकर के नीचे पैरों तक लोअर पार्ट, लोअर एक्सट्रीमिटीज, लोअर पार्ट ऑफ बॉडी। अपर पार्ट 3 पार्ट में बटा है। निचले वाले जबड़े से नीचे का हिस्सा, ऊपर वाले जबड़े से आईब्रो के पास थर्ड आई का हिस्सा, और थर्ड आई से लेकर के अस्कल का हिस्सा, 3 पार्ट में बटा है। हमारा अपर पार्ट यानी माइंड, हमारा जो ब्रेन, हमारा ब्रेन 3 पार्ट में बटा है। फ्रंटल लोब, मिडल लोब, पोस्टेरियर लोब। हमारा फ्रंटल लोब भी 3 पार्ट में बटा है। सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। उसको नोट करेंगे, काम आएगा, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। हमारा फ्रंटल लोब, हमारे ब्रेन का फ्रंटल लोब 3 पार्ट में बटा है। सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। हमारा मिडल पार्ट भी 3 पार्ट में बटा है और पोस्टेरियर पार्ट भी 3 पार्ट में बटा है। पीछे का जो आखिरी पार्ट है, आगे का सेरेब्रम और पीछे का सेरेबेलम, दोनों हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है। सेरेब्रम क्या करता है? 60% हमारे ब्रेन का सेरेब्रम हिस्सा होता है। सेरेब्रम क्या करता है? हमारी मेमोरी के लिए जिम्मेवार है। लगभग 60% होता है सेरेब्रम। उसके बाद थैलेमस और हाइपोथैलेमस। हमारे बाहरी पार्टों में, हमारे शरीर के बाहरी अंगों में, बाहरी स्किन में जो भी अनुभूतियां होती है, जो भी सेंसेशन होते हैं, ठंडा लगना, गर्म लगना, चोट लगना, दर्द होना, जो भी एहसास होते हैं, कांटा लग जाना, चाकू लग जाना, इस सेंसेशन को कौन लेके जाता है? इस सेंसेशन को थैलेमस रिसीव करता है। हमारे शरीर के बाहरी पार्ट में जो भी सेंसेशन होते हैं, अनुभूति होती है, उसको थैलेमस रिसीव करता है और हमारे ब्रेन को देता है। हमारा ब्रेन मास्टर है। हमारे ब्रेन में 12 जोड़ी नसें होती है जो हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। 12 पेयर ऑफ नर्व्स, 12 पेयर्स ऑफ नर्व, यानी 24, राइट? तो ये हमारे ब्रेन को देता है और ब्रेन वहां से वैसी चीजें रिलीज करता है जिसको हार्मोन कहते हैं, पेन किलर हार्मोन।
हमारे शरीर में जो पेन किलर हार्मोन रिलीज होता है, दैट्स कॉल्ड एंडोर्फिन। एंडोर्फिन इज नेचुरल पेन किलर हार्मोन, और आनंद का हार्मोन भी उसको माना जाता है। यानी खुशी का हार्मोन डोपामाइन होता है, पर इसको आनंद का हार्मोन बोला गया है। खुशी से आगे की चीज क्या होती है? आनंद। खुशी है तो दुख हो सकता है, लेकिन आनंद का उल्टा शब्द कोई बता सकता है? आनंद का अपोजिट वर्ड कोई बता सकता है? है ही नहीं। पूरे आप खोज लेंगे ना डिक्शनरी, आनंद का अपोजिट नहीं मिलेगा। है कुछ? फिर से बोलें। अवसाद तो डिप्रेशन हो गया सर। खुशी है तो अवसाद होगा, खुशी है तो गम होगा, गम होगा तो अवसाद होगा, खुशी है तो गम होगा। खुशी के लिए डोपामाइन, नॉट एंडोर्फिन। आनंद का कोई अपोजिट वर्ड नहीं है। आनंद आनंद है, आनंद के बाद परमानंद है, राइट? तो ये आनंद का हार्मोन है। तो हम शाश्वत चिकित्सा में अपने हार्मोन्स को रिलीज करने का टेक्निक सीखते हैं। उसको हम कैसे बैलेंस रखें, कम रिलीज हो रहा है, नहीं रिलीज हो रहा है, उसकी टेक्निक सीखते हैं। हमारे अंदरूनी पार्ट में जब यही घटनाएं होती है, दर्द हो जाना, जलन होना, कुछ भी, इस सेंसेशन को ग्रहण करता है हाइपोथैलेमस और हमारे ब्रेन को देता है, और वही प्रक्रिया होती है। यानी इंटरनल पार्ट में हाइपोथैलेमस, एक्सटर्नल पार्ट में थैलेमस। मैंने अभी बताया था कि हमारे ब्रेन में 80 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, हमारे शरीर में 60 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, पर इस दोनों के बीच में थोड़ी सी दूरी होती है, गैप होता है। क्योंकि हम जो सेंसेशन भेजते हैं सेल्स के माध्यम से, यहाँ हमने टच किया, ये ऐसे मारा, ये चोट लगी, ये चोट का एहसास वहाँ गया, वहाँ से आया तब महसूस हुआ कि चोट लगी है, राइट? ये वहाँ जाता है तब मुझे महसूस होता है, ऐसे पता नहीं चलेगा। जैसे पैरालिसिस हो जाए किसी को, तो यहाँ काटते रहिए ना, सुई चुभाते रहिए, उसको कुछ नहीं एहसास होगा, क्योंकि यहाँ से रिटर्न नहीं आ रहा है। तो इस दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप होता है। इस संदेशा को लेके कौन गया, कौन बताएगा? जो मेडिकल सेक्टर से हैं। हमने ये संदेशा भेजा दर्द का, इस संदेशा को लेके कौन गया? थैलेमस। बट थैलेमस और सेल और हमारे इसमें न्यूरॉन में और सेल्स में थोड़ी गैप है, तो संदेशा जाएगा कैसे? दोनों कनेक्ट होगा तभी तो आदान प्रदान होगा। इस दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप होता है। इस गैप को पूरा करने के लिए भगवान ने एक तत्व दिया है, दैट्स कॉल्ड एक्सॉन। दैट्स कॉल्ड एक्सॉन। ये एक्सॉन क्या करता है कि हमारे सेल्स के संदेशा को ले जाता है, हमारे न्यूरॉन्स को देता है, और हमारे न्यूरॉन्स के जवाब को, यहां से सवाल भेजा, उसका जवाब लेकर के आके इसको देता है। कौन देता है? देता तो यही है, लेकिन उसको कौन कनेक्ट करता है? अगर नेटवर्क काम ना करे, नेटवर्क बहुत काम की चीज है ना। अगर नेटवर्क में है तो 1000 रुपये का मोबाइल भी अमेरिका बात करा देगा, नहीं तो एप्पल का मोबाइल भी खिलौना है। तालियां बजाइए एक बार कि नींद नहीं आएगी। आनंद आ रहा है? आनंद आ रहा है? आनंद आ रहा है? ठीक लग रहा है? एक्सॉन। एक्सॉन काम कैसे करता है? देखिए, ऑल आर प्रैक्टिशनर्स। कोई भी साइंटिफिक आदमी आके बैठ गया, कोई भी डॉक्टर आके बैठ गया, कहेगा क्वेक है, क्वेक, झोला छाप। आप कहिए कि नहीं, आई एम नॉट क्वेक, आई एम हीलर नॉट डॉक्टर। मुझे डॉक्टर बनना नहीं है। क्या बनना है? हीलर बनना है। जो हमारे चरक हुए, सुश्रुत हुए, बागवट हुए, उनके नाम के आगे डिग्री डॉक्टर लिखा हुआ नहीं है। डॉक्टर लिखा हुआ नहीं है, चिकित्सक भी लिखा हुआ नहीं है, वैद्य लिखा हुआ है। वैद्य, वैद्य, वैद्य विशारद। हम लोग वैद्य हैं, हीलर हैं। अंग्रेजी भाषा में कहें तो हीलर हैं, डॉक्टर नहीं। डॉक्टर माने वैद्य नहीं होगा। तो हम लोग हीलर बने। आपके पास कोई आके बैठ गया, इसके ऊपर बात करे, तो आपके पास इतनी एनाटॉमी फिजियोलॉजी है और इतना ये हमारा होना चाहिए कि मैं उसकी आंखों में आंखें डाल के बात कर सकूं। यस, किया जा सकता है। इसके लिए एनाटॉमी पढ़ने की जरूरत नहीं है। पी सरकार की, एमबीबीएस में चलता है, पी सरकार की शायद। हाँ मेरे पास पूरी जानकारी है, पूरा कच्चा चिट्ठा। अपने जिंदगी के 60 सालों में लगभग 30 से 35 साल में इसको दिया हूं। तो कितना रिसर्चेज होंगे हमारे, ये तो सोचने की बात है। मुझे पुस्तकों की जरूरत नहीं पड़ती, नोट्स की जरूरत नहीं पड़ते, कभी भी नहीं पढ़ा आज तक। मैं आज से लेकर के
मैं यहाँ जब आया था न्यूरोथेरेपी वाले में इसमें, तो मैं यहाँ से गया, तो बड़ी मनोरंजक बात है। मैंने कहा कि हाँ, बोले कितना बाबा जी क्या बोले थे वहाँ, कुछ लोग जो जिज्ञासु थे, भाई बाबा ऐसे टीचर जैसा घूमता है तो कौन समझेगा कि भाई इतने बड़े सेशन से होके आया। मुझे कोई समझता नहीं समाज में, मैं समझाना भी नहीं चाहता हूँ कि मैं क्या हूँ, तुम खुद समझो कि मैं क्या हूँ, समझ में तो आ ही जाएगा। कहते हैं झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, मैं क्या, इसीलिए कहता हूँ इस कोड वर्ड को। तो मैं बोला कि क्या आपका भी वहाँ था, हम क्या हाँ। तो मैंने कहा 1 घंटे का मुझे समय मिला था, लेकिन वो कटते 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 15 मिनट हो गया। वो वही स्थिति हो गई कि जैसे विवेकानंद को शिकागो में अंतिम समापन के समय में ऐसे करके 0 लिख दिया, बड़ा सा लड्डू किलो, भैया बोल लो अब जो बोलना है। लेकिन जब बोलना शुरू किए तो 3 दिन तक पब्लिक उठी नहीं। उस 15 मिनट की कनेक्टिविटी है। क्या न्यूरोथेरेपिस्ट दोस्त आए हुए हैं, परिहार सर खुद आए हुए हैं, उस 15 मिनट की परिणति है, रिजल्ट है, उस क्रिया की प्रतिक्रिया है। हमारे वेदों में कहा गया है या क्रिया व्याधि हरणी, या क्रिया व्याधि हरणी सा चिकित्सा निगद्यते। जिस क्रिया को करने से व्याधियों का हरण होता है उसे चिकित्सा बोला गया है। इस संसार में कोई रोग नहीं, इस संसार में कोई रोग है ही नहीं, लेकिन हर आदमी बीमार है। अगर आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वो भी बीमारी है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं वो भी बीमारी है, बहुत ज़्यादा सोते हैं वो भी बीमारी, नहीं सोते हैं वो भी बीमारी, ज़्यादा खाते हैं तो बीमारी, नहीं खाते हैं तो बीमारी। तो बीमारी की निरोगी की परिभाषा क्या दिया गया वेदों में? तो सम रहना, सम स्थिति होती है निरोग। हमारे वेदों में कहा गया है वात पित्त कफ। आयुर्वेदा कहता है कि वात पित्त और कफ में जब असंतुलन की स्थिति आती है दैट्स कॉल्ड डिजीज। होम्योपैथी कहता है कि एनी डिरीजमेंट इन वाइटल फोर्स दैट्स कॉल्ड डिजीज। हमारे इम्यूनिटी शक्ति में जो कमजोरी आ जाती है दैट्स कॉल्ड डिजीज। तो बीमारी है क्या? तो इसकी कमजोरी, आप इस संसार में जितनी भी बीमारियां हैं सबका नाम ले लें, सिर दर्द से शुरू करें और कैंसर तक चले जाएं, जितना भी ज्ञात आपको याद है मेमोरी में दवाइयां, ये बीमारियां, तो क्या है? ऑल आर सिम्टम्स नॉट डिजीज, ऑल आर सिम्टम्स। अगर दर्द हो रहा है कंधे में तो दर्द होना तो एक लक्षण है, सिम्टम है। तो दर्द क्यों हो रहा है? तो पेट में गैस बनी थी, या मैं कल बैडमिंटन खेल रहा था, कल मैं गिर पड़ा था, कल जर्क लग गया था, कल अचानक इसको दबा के सो गए, कोल्ड इफेक्ट हो गया। यानी कोई कॉज निकालेंगे, कोई तो रूट काउज होगा बीमारी का। हम रूट काउज के ऊपर जब वार करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, ऐसा पॉसिबल है क्या? जब हम रूट काउज पे काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम रिजल्ट लेंगे। और इतने कॉन्फिडेंस के साथ अगर बाबा जी करते हैं तो निश्चित रूप से मेरा कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होगा, उसके लिए मैंने कुछ पाया होगा। जैसे अभी कुछ बच्चे आए ऊपर, मैं बच्चे कह के संबोधित कर सकता हूँ, कोई माइंड तो नहीं करेंगे ना? सरदार जी चलेगा ना? पापा जी, कुछ भी बोल सकता हूँ मैं, बाबा जी हूँ। ठीक है। तो जैसे अभी कुछ लोग ऑनलाइन सीखे, ऑनलाइन सीख करके इतना अच्छा रिजल्ट लिया जा सकता है। अभी एक हमारे फौजी मित्र आए हुए हैं, सैनी, हाँ यस, तो उन्होंने कहा कि मैं, ये ऑफिसर हैं वहाँ, ऑफिसर रैंक में हैं, और अपने से भी सीनियर ऑफिसरों को चिकित्सा कर करके मना लिया, छुट्टी ले लिया। ये था शाश्वत चिकित्सा का कमाल। 5 दिन के सेशन में आए और आखिरी दिन तक कह रहे थे कि बाबा जी मैं आ पाऊंगा कि नहीं, लेकिन मेरी कोशिश 100% रहेगी कि मैं आऊं। और अपने सीनियर अफसरों के ही कंधे ठीक कर दिए, उसका वीडियो बना के भेजा कि बाबा जी मैं ऐसी चिकित्सा सीखने जा रहा हूं जो यूनिक है, बहुत काम आने वाला है, ऐसे छू के ठीक कर दूंगा। और 2-4 वीडियो दिखा दिया और करके दिखा दिए प्रैक्टिकल, और छुट्टी मिल गई, आ गए हमारे सेशन में। ताली बजाइए इनके लिए। ये है जज्बा, ये है जज्बा, जुनून, जुनून, पागलपन। पागल आदमी इतिहास रचता है, बाकी जो नहीं पागल हुआ है ना वो पढ़ते पढ़ते मर जाता है कि 1947 में क्या हुआ था और 1857 में क्या हुआ था। पागल आदमी इतिहास रचता है। पागल होने के लिए ना कपड़े फाड़ने की जरूरत नहीं है। पागल होने के लिए जुनूनी होने की जरूरत है। जैसे डॉक्टर अनिल जोगी पागल हो गया है। पूरे परिवार को सुधारना है। अरे आज इस मॉडर्न युग में जब शरीर से कपड़े हटते जा रहे हैं, कपड़े फटते जा रहे हैं, बच्चों को आया पाल रही है या बच्चों को पालने के सेंटर खुल गए हैं, माताओं को किटी पार्टी से फुर्सत नहीं है,
ब्यूटी पार्लर से फुर्सत नहीं है। उस जमाने में ये परिवार की पाठशाला चला रहे हैं, ये पागलपन है। ताली बजाइए उनके लिए। मैं बहुत सम्मान के साथ कहना चाहूँगा डॉक्टर अनिल जोगी जी, जिस ट्रैक पे आप हैं वो ट्रैक को मैं दिल से प्यार करता हूँ। क्यों? कि भारत के लिए हम लोग काम करने निकले हैं। भारत को भारत की परंपराओं के द्वारा, भारत के विचारों के द्वारा ही भारत बनाया जा सकता है। और दुनिया का सिरमौर हम तभी होंगे जब हम अपने तरफ लौटेंगे। जब तक हम उधर भागेंगे पश्चिम, तो हम नंगे होते जाएंगे। हमें नंगा किया जा रहा है सरे बाजार मॉडर्निटी के नाम पे। आज फटे हुए जींस पहनना फैशन है। हमारे सनातन में फटे हुए कपड़ा पहनना दरिद्रता को आमंत्रण कहा जाता था। कपड़े कहते थे पुराने हो, गंदे और फटे न हो। धुला हुआ वस्त्र चाहे जितना पुराना रहे कोई बात नहीं, इसको असम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था। फटे कपड़े नहीं, फटे कपड़े होते थे तो तुरंत उसकी मदद की जाती थी। ये समाज था मेरा। हम उस समाज के लोग हैं और उसी पथ पे अग्रसर होने की तरफ ये बाबा जी बढ़ रहा है। इसलिए आपके कार्यों की बहुत सराहना, बहुत हार्दिक धन्यवाद। तो शाश्वत चिकित्सा में मैं क्या कह रहा था कि हमारे ब्रेन की 3 पार्ट हैं। सेरेब्रम, तो एक्सॉन जो है कनेक्ट, दोनों को कनेक्ट करता है, सूचना का आदान प्रदान करता है। तो एक्सॉन कैसे काम करता है? एक्सॉन काम करता है सोडियम से, यानी नमक। हमारे शरीर को लगभग 5 से 7 ग्राम नमक की प्रतिदिन जरूरत है। ये मैं नहीं, WHO भी कहता है 5 से 7 ग्राम नमक चाहिए। तो ये नमक जब होता है तो ये नमक सोडियम के कारण ही वो एक्सॉन एक्टिव होता है। अगर नमक की कमी हमारे शरीर में हो जाती है, एक दूसरे का संदेश का आदान प्रदान कमजोर हो जाता है, तो हम वीकनेस फीलिंग्स महसूस करने लगते हैं, दिमाग कम काम करने लगता है, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आने लगती है, हमारा ब्लड प्रेशर लो होने लगता है और हमें उस समय ORS की ज़रूरत पड़ती है। ORS, नमक चीनी पानी, ORS। और उसको ORS लेने के बाद में हमारा शरीर एक्टिव हो जाता है। होता है ना? हमारा शरीर क्या खाता है? रोटी चावल दाल दलिया नहीं खाता, हमारा शरीर ग्लूकोज खाता है। लेकिन हमारे शरीर में ग्लूकोज को डायरेक्ट एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं करता। उसको तोड़ता है लैक्टोज में और सुक्रोज में, तब उसको एक्सेप्ट करता है। उसको तोड़ता कौन है? इंसुलिन। इंसुलिन बनाता कौन है? पैंक्रियाज। हम शाश्वत चिकित्सा में सीखेंगे कि हम पैंक्रियाज को कैसे एक्टिव करें। आपके पास डायबिटीज का रोगी आ गया, डायबिटीज नॉट ए डिजीज, डायबिटीज का रोगी आ गया। आप जानते हैं कि ये लाइफ स्टाइल में चेंजिंग से आया है, लाइफ स्टाइल में चेंजिंग से जाएगा। इस बीच में गड़बड़ क्या हुआ है कि इसके शरीर में जो इंसुलिन की मात्रा बनते बनते इसकी फैक्ट्री ठप पड़ गई है, सड़ी नहीं है। जिसको 4 साल से 5 साल से 10 साल से डायबिटीज़ है, वो अपने डॉक्टर से पूछे कि क्या मेरा इंसुलिन सड़ गया? कहेगा नहीं, बीटा सेल नहीं बनता। बोला मशीनरी है ना? कहेगा हाँ। अरे भैया पुराने मशीनरी खर करके सुनील मित्तल आर्सेलर मित्तल हो गया, सुनील मित्तल आर्सेलर मित्तल हो गया, पूरे दुनिया का स्टील किंग हो गया, खाली पुरानी पुरानी फैक्ट्रियां नया कर करके। क्या सही है ना? तो हम ये फैक्ट्री हमारी पुरानी पड़ी है, काम नहीं कर रहे तो हम उसको एक्टिव कर देंगे, चालू कर देंगे, रिपेयर कर देंगे। ये रिपेयर करने का काम शाश्वत चिकित्सा करेगा। वही रिपेयर करने का काम न्यूरोथेरेपी भी कर रहा है। दोनों का ट्रैक थोड़ा सा फर्क है। दोनों 2 भाई जैसा होता है ना, 2 भाई कैसे अलग अलग ट्रैक पे चलता है। एक वकील हो जाता है, एक डॉक्टर हो जाता है, दोनों का ट्रैक अलग होता है। लेकिन कहाँ आया, कहाँ से आया? तो वहीं से ठीक है। तो आप यही काम कर रहे हैं। तो आप शाश्वत चिकित्सा के माध्यम से पैंक्रियाज को एक्टिवेट करने का तरीका सीखेंगे। लीवर हमारे शरीर का एक मिरेकल है। भगवान ने लीवर जो बनाया है ये मिरेकल है हमारे शरीर का। हमारे शरीर में जो लीवर है वो सबसे बड़ा ऑर्गन है। लीवर का वजन पुरुषों में 1.4 kg से 1.6 kg होता है, नोट डाउन। महिलाओं में 1.2 kg से 1.4 kg होता है। हमारे डाइजेशन के लिए पीछे जो बैठे हैं, आपके पास कलम कॉपी क्यों नहीं है जी? हाँ, नोट पैड लेके बैठें। कोई प्रॉब्लम है तो दीपक जी सर को बोलें। हर समय 24 घंटे कलम और कॉपी तैयार होना चाहिए।
हर आदमी के दिमाग में 60,000 थॉट्स प्रतिदिन आते हैं। कितने? 60,000 थॉट्स प्रतिदिन आते हैं, अच्छे और बुरे मिला के। जिसमें कोई अच्छे विचार यूनिक आए तुरंत कागज पे नोट डाउन, वो यूनिक होगा पूरे संसार के लिए। मैं वही करता हूँ, मैं हमेशा कागज और कॉपी लेके सोता हूँ, कलम और कॉपी। आधी रात को कभी कभी 1:30 बजे, 2 बजे, 1 बजे मेरी नींद खुल जाती है ऐसे, और कुछ आ रहे हैं थॉट्स, मैं फटाफट लिखना चालू कर देता हूँ। ये काम आपको भी करना चाहिए। सबके विचार 60,000 थॉट्स सबको आते हैं। ये जो होगा यूनिक होगा, वो आपका होगा। मैं कहाँ पे था, इसे भी याद कराते रहेंगे, मैं बह जाता हूँ। हाँ राजेश सर कहाँ हैं? ओके। लीवर हमारा बहुत ही मिरेकल पार्ट है हमारे शरीर का। हमारे डाइजेशन में हमारे लीवर का डायरेक्ट रोल नहीं होता। कितने लोगों को पता है? हैंड रेज करें। हाँ, डाइजेशन में, पाचन की क्रिया में हमारे लीवर का डायरेक्ट रोल कदापि नहीं है। किसी को भूख नहीं लगती है तो हम लीवर सिर्फ ढकेल रहे हैं। हमारा भोजन मुंह से ही पचना शुरू हो जाता है। भगवान ने 5 उंगलियां दी है, 5 उंगलियां। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व का शरीर है जो 3 दोषों से संचालित होता है। राइट? ये 5 उंगलियां उस 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती है। अंगूठा अग्नि, नोट करें, अंगूठा अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी एंड जल। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा इसकी मात्रा है, 72% ऑफ वाटर। हमारे शरीर में 72%, 3 हिस्सा जल है। इस धरती में भी 3 हिस्सा जल है, 1 हिस्सा स्थल है, उसी में भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, वियतनाम सब है। और हमारे शरीर में भी 3 हिस्सा जल है और बाकी 1 हिस्सा स्थल है, उसी में 206 हड्डियां से लेकर के जितने चीज दिख रहे हैं, ऑर्गन दिख रहे हैं, सब है। राइट? 3 दोषों से संचालित होता है जिसे वात पित्त कफ कहते हैं। 7 धातुओं से पुष्ट होता है। आपके नोटपैड में होंगे 7 धातु के नाम। और 9 ग्रहों से प्रभावित होता है। एक ज्योतिषाचार्य भी आए हुए हैं, ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। और 10 दरवाजे हैं शरीर में। सनातन कहता है 10 दरवाजे हैं शरीर में और 10 दिशाएं हैं। और 10 दिशाओं में एक एक भगवान 10 अवतार के रूप में बैठे हुए हैं। 10 दिशाओं में एक एक अवतार के रूप में हमारे भगवान के कितने अवतार? 10 अवतार। दिशाएं कितने? 10। दरवाजे कितने? 10। हम प्रभावित हो रहे हैं किससे? तो 5 तत्वों से, 3 दोषों से, 7 धातुओं से, 9 ग्रहों से। इससे झंझट से मुक्त होकर के जब 10 दिशाओं में एक दिशा में, किसी दिशा में बढ़ गए तो एक भगवान गले लगाने के लिए बैठा है। यानी सफलता, किसी भी मार्ग से चलें, सफलता पाई जा सकती है, बशर्ते कि हम अपना 100% दे दें। क्योंकि हर एक क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। अगर हम अपना 100% देंगे तो बाउंस बैक करेगा 100% हमारे तरफ। राइट? तो हमारा शरीर 5 महाभूतों का है। ये 5 उंगलियां उसका प्रतिनिधित्व करती है। जब हम भोजन करने बैठते हैं, थाली में भोजन आता है और हम पौराणिक जमाने के हिसाब से पालथी मार के नीचे जब बैठ जाते हैं तो कमर से नीचे का हिस्सा लॉक हो जाता है। हम इसके ऊपर आएंगे। सबसे पहले भोजन को समझें। जब हम इस 5 उंगलियों को हम उस भोजन में हम ऐसे टच करते हैं तो हमारे भोजन के अंदर क्या होता है? भोजन का कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो, रोटी, सब्जी, चावल, दाल, खीर, कुछ भी। लेकिन उसको जैसे ही हम 5 तत्व से टच करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। क्या होते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैक्रो, हम नैनो टेक्नोलॉजी में आ गए। माइक्रो जो सबसे छोटा, माइक्रो। तो वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे इस 5 महाभूतों की जो ये है ना, वेब्स है ना, इसको वो फील करता है और वो एक्टिव हो जाता है। उसके बाद ऐसे करके उंगलियों से उठा करके हम मुंह में रखते हैं। तो भगवान ने 32 दांत दिया है और हमारे आयुर्वेदाचार्यों ने 32 बार चबाने के लिए बोला है। क्या? 32 बार चबाने के लिए। तो जैसे ही हम चबाना शुरू करते हैं हमारे मुंह से एक रस सिक्रीट होने लगता है, एक श्लेष्मा बनने लगता है। दैट्स कॉल्ड टाइलिन। टाइलिन इज डाइजेस्टिव एंजाइम, पाचक रस है वो टाइलिन 2 काम करता है। भोजन को लपेटता है अपने में और चिकना बनाता है, निगलने के लिए आसान करता है। और दूसरा क्या है? वो डाइजेस्टिव एंजाइम है। जब वहां से गले के पास से उतरने लगता है
तो यहाँ पे उसके स्वागत के लिए दो पहरेदार खड़े हैं। दैट्स कॉल्ड T3 एंड T4, क्या TSH3 एंड TSH4, जिसको थायराइड के नाम से जानते हैं। मैं आ रहा हूँ, बिल्कुल टॉपिक पे आ रहा हूँ, बस ऐसे एक एक कदम चलते हुए मैं आ जाऊँगा सही जगह पे, सही प्लेटफॉर्म पे आ जाऊँगा। राइट? आनंद आ रहा है सबको? बोरियत होगी मुझे बताना, ऐसा नहीं कि बोरियत होगा तो मैं गाने सुनाने लगूंगा, मैं ऐसे ही भेजा खाऊंगा। तो यहां पे ना गले के पास में एक ग्लैंड होता है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड, ये एंडोक्राइन ग्लैंड क्या बनाता है? उसका वेलकम करता है। जैसे आप बारात में जाते हैं ना, तो आपके ऊपर ऐसे करके केवड़ा छिड़कता है। आप देखेंगे दोनों साइड में दो आदमी खड़ा रहेगा, ऐसे ऐसे करके वेलकम करेगा केवड़ा छिड़क के। केवड़ा की 4 बूंदें आपके ऊपर गिरती है, खुशबू आ जाता है, आनंद से आप अंदर चले जाते हैं। तो उसको पता है कि किसका कैसे आगे बढ़ के स्वागत करना है, उसको पता होता है। अगर आप किसी बारात में जा रहे हैं और वैसे थोड़ा सा केवड़ा छिड़कने की जगह वो बाल्टी ही आपके ऊपर फेंक दे, तो आप गुस्से में आ जाएंगे ना। या ऐसे ऐसे कर रहा है, उसे एक बूंद भी ना निकले, कोई खुशबू ना है, तो काहे के लिए नौटंकी कर रहा है। यही चीज हमारा यहाँ होता है। ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये जो यहाँ पे बैठा हुआ है स्वागत करता, आपका सिक्योरिटी गार्ड, इसको 6 रस का पता है। हमारे वेदों में षटरस भोजन बोला गया है। षट यानी 6, षटरस भोजन बोला गया है। खट्टा, मीठा, नमकीन, कसैला, कड़क, जो भी 6 रस का भोजन। हम जब 7वां रस देते हैं इसको, या सारा मिक्स कर देते हैं, या ज़्यादा चिल्ड दे देते हैं, तो ये कंफ्यूज हो जाता है कि हम इसको ज़्यादा दें कि कम दें, क्योंकि ये टेक्निक ये जानता नहीं है। अभिमन्यु को 6 दरवाजे तोड़ना आता था, 7वां दरवाजा में माता जी सो गई थी, उसको आता नहीं था। अर्जुन को कहीं दूर लेके चला गया और चक्रव्यूह की रचना कर दी। अब सबका माथा ठनका कि अब करूं तो क्या करूं, तोड़ेगा तो सिर्फ वही, और अर्जुन तो दूसरे मोर्चे पे उसको षड्यंत्र के तहत लेके गया। अभिमन्यु आगे बढ़ा और बालक ने कहा कि मैं 6 दरवाजे तोड़ना जानता हूं। तो आगे भीम बढ़ा कि मैं तो 7वां गदे से तोड़ दूंगा, गदा से मार के तोड़ दूंगा। यही कहानी है ना महाभारत की। तो 6 रस के बारे में ये जानता है और 7वां रस के बारे में ये नहीं जानता। तो हमारा जो मन इतना ढीठ है, वो कहता है अरे 7वां तो ऐसे मैं पचा लूंगा, 7वां दरवाजा तो मैं ऐसे तोड़ दूंगा, और मारा जाता है। 6 रस के बारे में ये जानता है, 7वां रस के बारे में नहीं जानता है। तो जब हम 7वां रस देते हैं तो जहां कम देने का वहां ज्यादा दे देता है, तो हाइपर हो गया। जहां ज्यादा देना चाहिए वहां कम दिया तो हाइपो हो गया। हम जितनी चिल्ड चीजें लेते हैं, चिल्ड चीजों के लिए हमारा शरीर नहीं बना है। चिल्ड चीजें, आज हम चिल्ड सर्दियों के दिनों में भी हम फ्रीज से निकाल करके बिल्कुल आइसी पानी हम पीते हैं, आइसी वाटर लेते हैं, उसमें बर्फ दिख रहा है, वो पानी हम पसंद करते हैं। जब गले से उतरने लगता है, ये कंफ्यूज हो जाता है कि इसके लिए हम क्या करें। आज बाजार से एक नमकीन का पैकेट लाएं, कोई वीडियो बना रहे हैं तो वीडियो बिल्कुल बंद करें, बिल्कुल दिमाग को आंख, कान, नाक, एक एक सेल्स खोल करके। दिमाग कहाँ होता है, कोई बताएगा? दिमाग कहाँ होता है? दिमाग, मैं ब्रेन की बात नहीं कर रहा हूं, दिमाग की बात कर रहा हूं। दिमाग कहाँ होता है? एक एक सेल में। यस, एक एक सेल, यानी आपका दिमाग हमारे तरफ होना चाहिए। अगर 100% पाना है तो कोई वीडियो नहीं बनेगा, कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी। सारी रिकॉर्डिंग के लिए भैया बैठे हुए हैं, सारा रिकॉर्डिंग दूंगा, डोंट वरी, बी हैप्पी। तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड हमारा कंफ्यूज हो जाता है जब हम चिल्ड चीजें देते हैं, चिल्ड ड्रिंक, चिल्ड बियर, चिल्ड वाटर। और आज तो दुर्भाग्य हमारा इतना सवार हो गया कि चिल्ड मिल्क लेने लगे हैं। कितने लोग हरियाणा वाले हैं? हरियाणा वाले दूध दही के तो वही मास्टर हैं, बाकी दूसरे से पूछना भी बेकार है। जो दूध को जब हम ठंडा कर देते हैं तो दूध में क्या होता है? फैट्स। वो सारा ना चिल्ड होने के बाद एक जगह इकट्ठा हो जाता है, वो बड़े बड़े बंडलों में बट जाता है। क्योंकि आप देखेंगे कि कोई वैसी चीज जो फैटी चीजें हैं, वसा वाली चीजें, पानी जब ठंडा चीज लगता है तो एक जगह इकट्ठा हो जाता है। हाथ में आप घी लगा लें और उसको गर्मी के पास ले जाएं तो भाग लेगा सब, और ठंडी के पास ले जाएं तो सब ऐसे उंगलियों में चिपक जाएगा, छूटे। तो दूध को जब हम चिल्ड कर देते हैं तो उसके सारे फैट्स सेचुरेटेड हो जाते हैं, एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। उसको फिर से गलाने के लिए, फिर से फैलाने के लिए हमारे शरीर का जो बॉडी हीट है ना, उसको काम करना पड़ता है। तो जब बॉडी हीट जो हमारे शरीर का
96-97 डिग्री फ़ारेनहाइट ना, गलती होगा तो बताते जाना, सुधार करते जाना, कोई बात नहीं। ये जो है उसका कुछ पार्ट इसको ये करने में चला जाता है, तो जो कुछ ऊर्जा है ना, ऊर्जा का क्षरण होता है, तो दूसरे सेक्टर में जहाँ ऊर्जा को लगना था, यहाँ पे हम ये काम करने आए, हम यहाँ फावड़ा चलवाने के लिए वो लगा दे आपको, तो हम कहे यार यहाँ हम सीखने आए थे, यहाँ ये तो क्यारी बनवाने लगा। तो क्यारी भी बनाएंगे और इधर भी क्यारी बना के थके हारे आएंगे, तो आपको कितना भी हम समझाएंगे शाश्वत चिकित्सा ऐसे है वैसे है, तो शरीर थका मांदा है, तो आपके दिमाग में जाएगा नहीं, राइट। यही हमारे शरीर में होता है, यही हमारे शरीर में होता है जब चिल्ड मिल्क लेते हैं। तो हमारा TSH हार्मोन जो है ना, TS3 और TSH4, ये कंफ्यूज हो जाता है, कम ज़्यादा होने लगता है, और हम थायराइड से पीड़ित हो जाते हैं। आज हर घर में थायराइड का रोगी है, राइट। इसके अलावे हमारे शरीर में, मैंने कहा लीवर, मैं लीवर के ऊपर था, तो लीवर मिरेकल अंग है। ये पाचन की क्रिया में डायरेक्ट भाग नहीं लेता, हमारे मुंह से जब पच करके यहाँ तक आता है भोजन, उसके बाद हमारी छोटी आंत में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। छोटी आंत में जाने के बाद में हमारा लीवर चूंकि डायरेक्ट पचाने में भाग नहीं लेता, लीवर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स और हार्मोन्स का मैन्युफैक्चर करता है, बनाता है। वो स्टोर कहाँ करता है? तो गॉल ब्लैडर में करता है, पैंक्रियाज में करता है। पैंक्रियाज के अंदर दो चीजें बनती है, दैट्स कॉल्ड इंसुलिन एंड पैंक्रियाटिक डक्ट। पैंक्रियाटिक डक्ट दुनिया का सबसे तेज पाचक रस पैंक्रियाटिक डक्ट को बोला गया है। गॉल ब्लैडर में गॉल डक्ट बनता है, तो ये गॉल ब्लैडर और पैंक्रियाज भी डायरेक्ट रोल नहीं करता पचाने में। अब पचाता कौन है? तो हमारी छोटी आंत के पास 3 बैठा हुआ है पचाने वाला मास्टर, दैट्स कॉल्ड डियोडेनम, जेजुनम एंड इलियक फोसा। नोट करें, डियोडेनम जो फैट्स को पचाने के लिए जिम्मेवार है, जो भी फैट हमारे शरीर में जाता है उसको पचाता है डियोडेनम, और फैट के अलावा जो चीज़ें पचाता है दैट्स कॉल्ड जेजुनम एंड इलियक फोसा। तो पचाने वाला कौन? हम शाश्वत चिकित्सा में इलियक फोसा को, जेजुनम को और डियोडेनम को एक्टिवेट करने की तरकीब सीखते हैं, है ना? यूनिक है ना? हम उसको एक्टिवेट कर देते हैं। उसको जब जरूरत पड़ेगा वहां काम करने लगेगा, तो गॉल ब्लैडर तो झक मार के गॉल डक्ट देगा, पैंक्रियाज पैंक्रियाटिक डक्ट देगा, क्योंकि वहां डिमांड आ रहा है ना, डिमांड आ रहा है, देगा। शरीर में सिस्टम बना हुआ है। हमारा शरीर क्या है? एक सिस्टम है। हमारा शरीर क्या है? सिस्टम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सिस्टम जितने हैं सब सिस्टम है। तो सिस्टम तो काम करेगा सिस्टम से, जैसे प्रकृति सिस्टम से काम कर रही है। सूरज को इतना वर्ष के इतना मिनट इतना सेकंड में उगना है तो उग जाएगा, उसको कोई डंडा लेके थोड़े जाएगा भैया आज लेट हो गया, कोई कहता है क्या? सिस्टम है। 365 दिनों में पृथ्वी को एक चक्र पूरा कर लेना है तो कर लेना है। कोई कहेगा थोड़े कि भैया इस महीना में तो 366 हो गया, इस बार जल्दी आ गए, 362 में ही आ गए, कोई कहता है क्या? दिस इज सिस्टम। हमारे सांसों का लेना सिस्टम, भूख लगना सिस्टम, नींद आना सिस्टम, तो ये सिस्टम है। तो वो जब जेजुनम और इलियक फोसा और ये मांगने लगता है ना, तो सिस्टम तुरंत एक्टिव हो जाता है, भैया वहां जरूरत है। क्योंकि जहां जिस चीज की जरूरत होती है, हमारे ब्रेन की 12 जोड़ी नसें हैं, कंट्रोलर है, और उसको वहां पे वो सप्लाई करने का काम करती है। इसके अलावे हमारे शरीर में एक और मिरेकल अंग है। हाँ, मैं लीवर के ऊपर था, पहले लीवर समाप्त कर लूं तो आगे बढ़ूंगा। लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा यह है ऑर्गन है। इसका वजन 1.4 kg से 1.8 kg, महिलाओं में 1.2 kg से 1.4 kg। इसके अंदर सबसे ज्यादा सेल डिवीजन होता है। टाइम का ध्यान रखेंगे लोग? दीपक, टाइम का ध्यान रखना, मुझे पता नहीं चलता, मैं बोलते रहूंगा तो ये सब सुनते भी रहेंगे, 7 बजा दूंगा। 5 मिनट बस। ये क्या बात हुई यार? ये बोले तो तुम हमारे ऊपर ही ये कर दिए। तो लीवर जो है, सबसे ज्यादा सेल डिवीजन हमारे लीवर में होता है। अब सेल डिवीजन पे आए तो एक बात और मुझे समझाएं कि हमारा शरीर 2.5 से 3 किलो का पैदा होता है, औसत वजन इतना ही होता है न्यूबॉर्न का। 2.5 से 3 किलो का बच्चा पैदा होता है,
ये 6 फीट का कैसे हो जाता है, क्या कारण है? कितने लोग बताएंगे? हाँ, हैंड रेज करें। 2.5 से 3 किलो का शरीर पैदा हुआ, ये 6 फीट का कैसे हो गया, 7 फीट का कैसे हुआ, 5 फीट का कैसे हुआ? क्यों? ड्यू टू यस, ड्यू टू सेल डिवीजन। तो सवाल है कि सेल डिवीजन में टूटता क्या है? सेल डिवीजन में प्रोटीन टूटता है, और प्रोटीन ही ऐसा केमिकल इस संसार में है आज तक के रिसर्च में जो टूटने के बाद अपना सेंटर खुद बना लेता है, वो नष्ट नहीं होता। वो रक्त बीज का वंशज है। रक्त बीज को जब काली माता बंध कर देती थी तो जितना ब्लड गिरता था वो फिर से रक्त बीज पैदा हो जाता था, इसलिए उसके गर्दन काट के सारा रक्त पी गई अंदर। ये अब कहाँ से पैदा होगा? तो प्रोटीन नष्ट नहीं होता, इसलिए जब जिम में जाकर के हम पसीना बहाते हैं तो हमारा 6 पैक बनता है। हम अखाड़े में जाकर के कुश्ती करते हैं तो ऐसे मस्त बुलंद हो जाते हैं। इसका जिम्मेवार प्रोटीन है। हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा सेल डिवीजन हमारे लीवर में होता है, और सबसे ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत हमारे लीवर को होता है। हमारा शरीर में लीवर ऐसा पार्ट है जो अगर गलती से जहर भी चला जाए तो उसको डिटॉक्स करने की ताकत है। डिटॉक्स कहाँ होता है? हमारे लीवर में होता है। जब भी पोस्टमार्टम होता है तो लीवर की जांच होती है कि कोई जहर से तो नहीं इसकी मृत्यु हुई, तो वही बिसरा जांचा जाता है। डिटॉक्स करने की जो ताकत है ना हमारे शरीर की, वहीं पे जांचा जाता है। उसमें देखता है कि नहीं इसमें जहर है, तब कहता है जहर से मारा गया है। अब जहर से मारा गया तो जहर का अवशेष लेके पता करता है कि कौन से जहर से मारा, सारा डिटेक्ट हो जाता है। तो हमारे ये लीवर का कमाल है। सबसे ज़्यादा सेल डिवीजन लीवर में होता है, और सबसे कम सेल डिवीजन हमारे ब्रेन में होता है। हमारे ब्रेन में 90% हिस्से में सेंट्रोसोम नहीं होने के कारण सेल डिवीजन नहीं होता। इसी के चलते जब हम बाइक चलाते हैं तो डंडा मार के हमें हेलमेट पहनने को मजबूर कर देता है, नहीं तो फाइन कर देता है। होता है ना ऐसा? लेकिन 10% जो हमारे ब्रेन का हिस्सा है, दैट्स कॉल्ड गैलीलियन सेल। क्या? गैलीलियन सेल। उसके अंदर सेल डिवीजन होता है, इसीलिए ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। और ब्रेन ट्यूमर किसी को होगा तो बहुत जल्दी डेवलप होता है, बहुत फास्ट सेल डिवीजन होता है। राइट? क्लियर है यहां तक? तो लीवर हमारे पाचन के लिए जिम्मेवार नहीं है। हम जो लीवर बैलेंस करना टेक्निक सीखते हैं शाश्वत चिकित्सा में, तो लीवर इनलार्ज हो जाना, लीवर श्रिंक हो जाना, स्प्लीन इनलार्ज हो जाना या श्रिंक हो जाना, पैंक्रियाज अनएक्टिव हो जाना, ये सारी चीज़ों की तकनीक सीख जाते हैं शाश्वत चिकित्सा में। इसके अलावे गैस एसिडिटी की समस्या, ये एसिडिटी क्यों बनती है पता है? जब हम भोजन करते हैं तो हमारे शरीर में जब भोजन को पचाने के लिए ढेर सारे एसिड्स बनते हैं। एसिड का कुछ भी नाम हो, एमिनो एसिड का है, कौन सा एसिड का है, मुझे मतलब नहीं है उससे, आपको भी मतलब नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मुझे साइंटिस्ट तो बनना नहीं है। मुझे मूल को समझना है कि वेयर इज रूट कॉज। तो जब हम भोजन करते हैं तो उस भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए ढेर सारे एसिड्स बनते हैं। जब एसिड की मात्रा बढ़ने लगती है तो हमारा गॉल ब्लैडर एक रस छोड़ता है, दैट्स कॉल्ड गॉल डक्ट। ये गॉल डक्ट का काम क्या है कि एसिड के पीएच लेवल को मैनेज करके उसको अल्कलाइन कर देना। दिस इज साइंस ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी। यानी एसिड को अल्कलाइन करता है कौन? गॉल ब्लैडर, गॉल डक्ट के द्वारा। तो गॉल डक्ट को हम अगर स्वस्थ कर दें, एक्टिव कर दें, तो जब एसिड बनेगा तो फटाक से फुचकारी छोड़ देगा ना, तो एसिडिटी की समस्या समाप्त हो जाएगी। शाश्वत चिकित्सा में गैस एसिडिटी वाले के लिए इतना चमत्कारी जैसा रिजल्ट देता है कि पहली बार जब नाभि बैलेंसिंग करेंगे वो ढकार छोड़ के सारा गैस निकाल देगा वहीं पे खड़े, और हल्का फुल्का महसूस करने लगेगा। और 1 आध सप्ताह लगातार अगर कर दिए तो कहेगा वाह तो चमत्कार हो गया। बस वाटर बैलेंस, उसका जो 72% ऑफ वाटर है उसके शरीर का, उसको बैलेंस रखना एक हीलर का काम। आपका काम है कि उसके वाटर को बैलेंस करें। उसके लिए परहेज बताया जाता है, क्या खाऊं ना खाऊं ये डॉक्टर बताता है। रोगी पूछता है कि क्या क्या खाएं डॉक्टर साहब, तो फला चीज़ खाना, ये चीज़ मत खाना, वो चीज़ मत खाना। आज के ज़माने में आप बहुत ज़्यादा परहेज करा देंगे तो डॉक्टर को छोड़ देगा, लेकिन वो परहेज नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर गली में पिज्ज़ा बर्गर बिक रहा है, हर चौराहे पे चाउमीन बिक रहा है, हर फास्ट फूड। आज घर में माताओं से मैं कभी कभी बात करता हूँ, परवरिश की पाठशाला में भी जब बोलते होंगे तो कहते ही है कि ना बाजार में तो हम लोग बिल्कुल नहीं खाते, घर में ही उसको बना लेती हूँ। अरे बाजार होटल में जाओ तो दिल लिखा रहेगा कि घर जैसा ठहरने की व्यवस्था, और हमने घर को होटल बना दिया है। घर को होटल बना दिया है, घर को देखिए तो लगेगा होटल आ गए, और होटल में लिखता है घर जैसे खाने की व्यवस्था।
और घर वाली पिज्ज़ा बना के लाती है कि अब तो घर में बनाए हैं। तो हम उस कल्चर को एक्सेप्ट कर चुके हैं। अब ज़्यादा परहेज़ कराएंगे तो आपके यहाँ आना छोड़ देगा, और उससे पॉसिबल भी नहीं है परहेज़ करना। मैं बाबा जी हूँ, बाबा जी होते हुए कहीं ऐसे मौसम में पकड़ा जाता हूँ। मैं गोवा में मैं गया था, दमन में। दमन के जो सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं मिस्टर अनिल अग्रवाल, उन्होंने शिविर लगवाई थी शाश्वत चिकित्सा की, और भाई साहब राजेश चौहान साथ में थे। वो लोग निकले गाड़ी से कि चलिए कहीं भोजन करते हैं। भोजन खोजते खोजते एक होटल में गए, और होटल में अंदर इन हो गए तो देखे हर चीज़ पे पैग लग रहा है। अब बाबा जी ऐसे भगवा में पहुंच गए, उसमें आनंद आ गया। और चूंकि अनिल अग्रवाल उतने फेमस हस्ती वहाँ के हैं कि कहीं भी कुछ कोने में दमन में उसका नाम ले लीजिए कि मैं उनका गेस्ट हूँ, तो आपको अपना गेस्ट जैसा सम्मान देगा। होटल वाले को जैसे मालूम पड़ा कि अनिल अग्रवाल के बाबा जी आदमी हैं, हमारे कमरे में ले गया एकदम से, जहाँ कोई आदमी नहीं दिखता। वहाँ मेरा टेबल लगाया, ये लगाया, अलग से पानी लाया, अलग से प्लेट लाया, और जो भी फल फ्रूट जो देना था बेचारा वो सेवा किया। तो ये है जो मिलता है समाज में। समाज में आप चाहेंगे कि लाख बदलाव कर दें, आप कर नहीं पाएंगे। तो शाश्वत चिकित्सा वहीं पे फिट बैठता है। खान पान में थोड़ा परहेज करा दें। रात का खाना अक्सर मैं बंद कर देता हूँ। हमारा शरीर 9:30 बजे से, नोट करें, 9:30 बजे से 2:30 बजे के बीच में रिपेयर मोड में होता है। रिपेयर मोड यूनिक होगा, यह कंसेप्ट यूनिक होगा सबके लिए। हमारा शरीर 9:30 से 2:30 बजे तक रिपेयर मोड में होता है। हमारे जैसे मेट्रो चलती है ना, तो मेट्रो चलते हुए अपना शेड्यूल पूरा करने के बाद में वो वर्कशॉप में जाती है, उसके एक एक नट बोल्ट बैटरी सारा चेक होता है, ब्रेक वायर ग्रीस सब, और उसके बाद टाइम पे उसको फिर से रिलीज कर दिया जाता है अपने शेड्यूल में चलने के लिए। हमारा शरीर सिर्फ वैसे ही काम करता है। 9:30 बजे से 2:30 बजे तक रिपेयर मोड में होता है। जितने ऑर्गन हमारे काम किए हैं उसको रिपेयर करने के लिए एक हार्मोन रिलीज होता है, दैट्स कॉल्ड मेलेटोनिन। नोट करें, मेलेटोनिन। ये मेलेटोनिन उसका रिपेयर करता है, उसकी नॉरिशिंग करता है, उसमें कोई कमी आई उसको पचाने का काम करता है। इसलिए दूध, आज हम नए फैशन में दूध को सुबह पीने लगे हैं। ना ना ना, बिल्कुल नहीं। दूध सुबह में वही पचा सकता है जो पहलवान है। जैसे हरियाणा वाले, वहाँ की बेटियां भी पहलवान है, गोल्ड मेडल लाती है। ताली बजाइए एक बार हरियाणा वाले बेटियों के लिए। मैं गर्व से भर जाता हूँ जब बेटियों का गोल्ड मेडल लेके आती है। और उस प्रदेश में जहाँ पे भ्रूण हत्या का रिकॉर्ड है, बेटियों को पैदा होने पहले मार दिया जाता था। मेरी बात माइंड ना करें, एक समय था ऐसा। और उस प्रदेश की बेटियां लीड कर रही है आज भारत को। ये प्राउड है। तो जो दूध सवेर पीने की चीज़ नहीं। हमारे वेदों में, हमारे आयुर्वेद ग्रंथों में सुबह में छाछ, दोपहर में दही और रात में दूध। इसका विज्ञान ये है कि रात में जब हम लोग सोते हैं हमारा शरीर का वाटर बैलेंस कम हो जाता है, क्योंकि जितना शरीर पानी दे करके हम सोए हैं शरीर में, वो अपने काम में लगा हुआ है, डाइजेशन से लेकर के हर सर्व प्रक्रिया में। पंखे के नीचे आजकल सोते हैं तो और ड्राइनेस आ जाता है, पानी की मात्रा कम हो जाती है हमारे शरीर में। तो सुबह उठते हैं तो सबसे पहले क्या चाहिए? पानी। तो हम 2 गिलास पानी पीते हैं। उसके बाद सुबह के नाश्ते में अगर छाछ मिल गया तो छाछ पानी ही होता है। तो पानी से लेके छाछ तक आते आते बीच में स्नान भी हो जाता है। ये 3 प्रक्रिया हम जल के पास से गुजरते हैं तो हमारा वाटर बैलेंस 72% बैलेंस हो जाता है। हम तरोताज़ा फिट हो जाते हैं। दोपहर में दही इसलिए खाते हैं कि दही का तासीर ठंडा होता है। हमारे शरीर का टेम्परेचर 97-98 डिग्री टेम्परेचर है, उससे कम होता है। तो जब एक माइनस एक प्लस के साथ मिलता है तो इक्वल टू माइनस होता है। एक माइनस एक प्लस के साथ मिलता है तो इक्वल टू माइनस होता है। तो दही ठंडी, हमारा शरीर गर्म, ये दोनों जब इक्वल हो जाता है, ये मिल जाता है, तो इसका रिजल्ट क्या होता है? कोल्ड इफेक्ट हो जाता है शरीर में। जब कोल्ड इफेक्ट होगा तो वात की मात्रा बढ़ जाएगी, वात बढ़ जाएगा, जोड़ों का दर्द शुरू हो जाएगा। इसलिए दोपहर में दही इसलिए लेते हैं कि सूरज भगवान टॉप पे हैं, तो गर्मी को प्लस प्लस है। गर्मी 2 प्लस है, एक ये गर्मी और वो गर्मी दोनों मिल करके उसको झेल लेता है। इसलिए दोपहर में दही और रात में दूध। रात में दूध इसलिए पीना चाहिए, पहले हमारे यहाँ रिवाज था, शादी ब्याह होता था तो वर वधू पहला दिन ही वर वधू के लिए 1-1 गिलास काजू किशमिश पिस्ता डाला हुआ दूध डाला जाता था, मिश्री डाल के। क्या मैं सही हूँ? वो क्यों डाला जाता था? तो आपकी सारी शक्तियों को, जितने पावर आप जानते हैं शरीर का, मेंटल, फिजिकल, सेक्सुअल, एनी टाइप ऑफ पावर, सबको बूस्ट करने वाला बूस्टर है वो, इसलिए रखा जाता था। दिस इज साइंस ऑफ सनातन।
ये सनातन का साइंस है। हमने इसको मार दिया, हमने इसको मार दिया। उस दूध के गिलास के जगह आज अगर 9 वर वधू को क्या तो एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते हैं। सर यही होता होगा, क्या होता है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आप लोग ज़्यादा जानते होंगे हमसे, है ना? यही होता है ना। ये दूध का गिलास इसलिए था, दूध को बिल्कुल उबाल के गर्म हॉट मिल्क उसको डाल के गिलास में ढक करके रख दिया जाता था। जब वो ल्यूक हो गया, दूध और पानी ल्यूक लेना चाहिए, ल्यूक, क्योंकि हमारे शरीर का तासीर गर्म है, शरीर का तासीर गर्म है, उसको ल्यूक कर देते हैं तो प्लस प्लस प्लस, ये प्लस 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 होने का सिद्धांत है, इसलिए ल्यूक वार्म पीना चाहिए उसको। ठीक है, तो दूध भी गर्म पीना जाता है। ये हमारे सनातन का ज्ञान है। इसके अलावे हमारा ब्रेन जो है, हमारे ब्रेन में जो 12 जोड़ी नसें होती है, हमारे गर्दन के पास से जो सेरेबेलम के पास का हिस्सा है, जिसको पीछे का दिमाग कहते हैं ना, छोटा दिमाग, वहाँ से निकल करके हमारे स्पाइनल कॉर्ड में आया है। स्पाइनल कॉर्ड में 31 जोड़ी नसें होती है जो हमारे सेकंड ब्रेन का काम करता है। कितना? 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स, 31 पेयर्स। ये हमारा सेकंड ब्रेन का काम करता है। जब हम गाड़ी चला रहे हैं, हम मोबाइल पे बातें भी कर रहे हैं, ड्राइव भी कर रहे हैं, दोनों के ऊपर पूरे ध्यान से लगे हुए हैं, गाड़ी भी ध्यान से चला रहे हैं और इसके ऊपर भी। तो एक ब्रेन उसमें लगा हुआ है, बातों में मशगूल है, सारी बातें समझने में मशगूल है, और एक तरफ गाड़ी चलाने में। दोनों के बीच में अगर तालमेल की कमी हो जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग, तो गाड़ी अचानक से खेत में उतर जाती है और पता नहीं चलता कि हुआ क्या। ऐसा होता है ना, अचानक से पता ही नहीं चलता कि हुआ क्या। क्योंकि ये जो सेकंड ब्रेन हमारा 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स है, इसको काम करने की आदत नहीं है। ये कभी कभी टेकअप ड्यूटी में आता है। जब हम इसको कहीं और लगा देते हैं और दूसरा काम भी कर रहे हैं, तो एक तरफ ध्यान यहाँ भी है और ध्यान वहाँ भी है, तो दोनों ब्रेन काम करने लगता है। अगर दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो छोटे बच्चे में जो बीमारी पनपती है, दैट्स कॉल्ड स्ट्रोक। क्या? स्ट्रोक। अचानक बच्चा बेहोश हो गया, फटाक से फिट आ गया, छोटे बच्चों में होता है, दैट्स कॉल्ड स्ट्रोक। और बड़े बच्चों में, बड़े आदमियों में जब होता है, दैट्स कॉल्ड एपिलेप्सी। उसका कनेक्शन ब्रेन से है एपिलेप्सी का, पर ब्रेन से क्या कनेक्शन है? यही कनेक्शन है। एपिलेप्सी कहाँ से आया? एपिलेप्सी अचानक हो जाता है बीमारी। कुछ लोग कहते हैं ना गाँव की भाषा में कि लंघन लग गया, कुछ लांघ दिया, यहाँ अटैक हो जाता है। अटैक ये 12 जोड़ी नसों में वो बैठ जाता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। हमारा ब्रेन, हमारा जो ये है ना, 2 तरह के माइंड है, माइंड 2 तरह के। ब्रेन में 3 पार्ट में बांट दिया ना, 3 को 3-3 पार्ट में बांट दिया, 9 पार्ट में। हमारा मन 2 पार्ट में बटा होता है, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। 10% हिस्सा है कॉन्शियस माइंड का, जो हमारे पूरे शरीर को रेगुलेट करता है, बाकी सबकॉन्शियस माइंड सोया रहता है। हम आखिरी दिन उसको भी जगाने की टेक्निक बताएंगे, जिसके ऊपर LOA काम करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, NLP काम करता है। बाबा जी के पास सब कुछ है, बस उसी में देने के लिए। अलग अलग से नहीं कहूँगा कि NLP सीखो आकर के, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखो, मैं उसी में उसका कॉकटेल बना दिया हूँ। कॉकटेल मतलब ये जो है ना, नाम कुछ भी रख लें, ये वेदों की विद्या है, वेदों में वर्णित है, एक ही जगह से आ रहा है। हमने गंगा जल को बोतल में बंद किया तो बोतल वाला गंगा जल हो गया, हमने गिलास में लाया तो गिलास वाला जल हो गया, हमने टैंकर में लाया तो टैंकर वाला जल हो गया। जल तो गंगा ही है, जल तो गंगा जी हैं। तो हम अपने शरीर में ये दोनों नसों के बीच में तालमेल का जब मिसअंडरस्टैंडिंग होता है तो 2 बीमारियां पनपती है, बच्चों में स्ट्रोक, बड़ों में एपिलेप्सी। हम शाश्वत चिकित्सा में इसको कैसे एकदम एक्टिवेट रखें, ये हम सीखेंगे। इस पार्ट को हम कैसे एक्टिवेट करें, हमारे स्पाइनल कॉर्ड को कैसे एक्टिवेट करें। हमारे स्पाइनल कॉर्ड में 3 पार्ट होते हैं। हमारे स्पाइनल कॉर्ड 3 पार्ट में बटा होता है, C, D और L। C फॉर सर्वाइकल, C1 से लेकर के C7 नोट कर सकते हैं, C1 से लेकर C7। और हमारा डोर्सल रीजन जो बीच का हिस्सा होता है फिक्स होता है D1 से लेकर D12। और हमारा लंबर रीजन जो कमर के पास का हिस्सा होता है L1 से लेकर के L5। हमारे सर्वाइकल का जो पहला वर्टिब्री होता है, इसको वर्टिब्री कहते हैं। इस तरह की रचना होती है, इस तरह की रचना होती है। और हमारा सर्वाइकल मूवेबल है। सर्वाइकल की पहली हड्डी जो होती है C1, दैट्स कॉल्ड एटलस, दैट्स कॉल्ड एटलस। और जो दूसरी हड्डी होती है दैट्स कॉल्ड एक्सिस। ये हमारे गर्दन को ऐसे ऐसे करने में, ऐसे ऐसे करने में, यानी इसके मूवमेंट में मदद करती है, एटलस और एक्सिस। C1 से लेके C7, D1 से लेकर के D12 और L1 से लेके L5।
उसके बाद हमारा साइटिक नर्व शुरू हो जाता है S1, राइट। इसके अलावे हमारे शरीर में 206 हड्डियां होती है, हमारे हाथों में 30 और 30 60। इसको हम डिफाइन करेंगे बातें करते हुए, जब इसके ऊपर हम काम करेंगे, जब जोड़ों के ऊपर हम आएंगे तो डिफाइन करेंगे। दोनों पैरों में 30 यानी 60 और 60 120 हड्डी इसी में हो जाते हैं। हमारे स्कल में 8 हड्डियां होती है, हमारे चेहरे में 14 हड्डियां होती है, 14 हड्डियां, और 14 हड्डियां इसीलिए इसको 14वीं का चांद बोला जाता है। क्या है? 14वीं का चांद। गाना सुने होंगे, 14वीं का चांद हो या आफताब हो। ये 14वीं का चांद इसीलिए है कि 14 हड्डियों का समूह है। और हमारे फ्लेंजेज में भी 14 हड्डियां हैं, जो मैं बताऊंगा आगे। ये 30 हड्डियों में एक ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, 8 क्या बोलते हैं इसको, ये 14 और ये 14 अगर टकरा गया तो 14वीं का चांद चौकटा बिगड़ जाता है। ये 14वीं का चांद, देखिए बहुत आसान है विज्ञान। पीछे मेरा सेशन पुणे में चल रहा था राजेश चौहान जी के साथ में, तो एक माता आई हुई थी डबल MD मुंबई से, डबल MD, उसके घर में 3 MBBS, और वो लेक्चरार थी MBBS की। और आई तो जब सेशन के बाद ऐसे आकर के हाथ जोड़ी, बुजुर्ग सी माता जी, 60-70 साल की, कहती है बाबा जी आपने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को तो हलवा बना दिया। ये हलवा, ये तो 206 हड्डियां, 60 और 60, 30 60 और 60 120 तो याद हो गया नहीं? अरे इसमें हम कार्पल बोलते हैं, इसमें टार्टल बोल देंगे। इसमें मेटा कार्पल होगा तो हम मेटा टार्टल बोल देंगे, बाकी तो सब बराबर। ये जो 7 यहाँ पे 8 है और इसमें 7 है, तो एक कहाँ गया? ये पटोला। ये इसके ऊपर जो कैप है दैट्स कॉल्ड पटोला। कितना सिंपल है, जादू। हमारे सबसे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी स्कल, क्रेनियम नाम की हड्डी में, मेनिंजोइड नाम की थैली में हमारा ब्रेन बंद होता है। क्रेनियम नाम की हड्डी में, मेनिंजोइड नाम की थैली में हमारा ब्रेन बंद होता है। छोटे बच्चों में अगर ब्रेन में चोट लग जाए तो उसको एक बीमारी होती है दैट्स कॉल्ड मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस क्या? तो ये जो मेनिंजोइड के अंदर पानी आ जाना, तो इस सिरिंज लगा करके उसको निकालते हैं और वो बच्चा लगभग 90% नहीं, 95% नहीं, 99% अपंग हो जाता है। अपंग, हाथ ऐसे हो जाएगा, जब तुतलाने लगेगा, वॉइस चली जाएगी, कुछ ना कुछ उसको साइड इफेक्ट आ जाएंगे। मेनिंजाइटिस जिसको हो गया इस बच्चे को, फिर जवानी में धीरे धीरे कुछ सुधार होता है, बट ये बीमारी आ ही जाती है, राइट। कितने लोगों को पता है मेनिंजाइटिस के बारे में? तो आप लोगों ने सुना होगा, सारे डॉक्टर्स। सुरेश व्यास सो रहे? कितने लोगों को नींद आ रही है? हाथ उठाइए जिनको नींद आ रही है। चलिए दीपक सर, दीपक चाय के लिए ब्रेक कर दूं क्या? तो ठीक है, आप लोग पहले चाय पिए और थोड़ा